Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of September 2022। 14 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विद रेफरेंस टू मजमा उल बहरेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था मजमा उल बहरेन के बारे में, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ऑथर्ड बाय द मुगल प्रिंस दारा शिको। सेकंड कह रहा है द बुक थ्रोज इन वैल्यूएबल लाइट ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द रिलीजन्स एंड हेल्प्स ब्रिंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द इंडिया। तो मैंने आपको कल इसके बारे में पूरी डिटेल दी थी। आपको ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। इसका आंसर है सी, बोथ। कल मैंने आपको बताया था कि मजमा उल बहरेन मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सीज, ये अलग अलग रिलीजन्स की जो सिमिलैरिटीज़ है उसके बारे में बता रहा था। हिंदुइज़्म और इस्लाम क्या क्या है, कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, with reference to lumpy skin disease consider the following statements। पहला स्टेटमेंट कह रहा है it is a viral disease and affects the cattle। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है it is transmitted by cattle food। थर्ड कह रहा है it can lead to significant economic losses। which of the following statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3। which of the following statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3। सेकंड जो लिखा है it is transmitted by cattle food, वो गलत है, ऑब्वियसली वो गलत है, दैट इज नॉट द वेक्टर इन दिस केस। तो लंपी स्किन डिसीज का आंसर होगा 1 and 3 विल करेक्ट, सी विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू आर्य समाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती जी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट सपोर्टेड द वर्ना सिस्टम बोथ बेस्ड ऑन बर्थ। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट अपोज द पोलीगैमी एंड आइडल वर्शिप। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप इसका आंसर करने की कोशिश करिए अपनी तरफ से, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द आर्य समाज। इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आंसर था, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। पहली जो न्यूज़ है आपको दिख रही होगी फ्रंट पेज की, इंडिया चाइना कन्फर्म विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन लद्दाख। तो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था 2019-20 के बाद से, वो अभी जा कर के थोड़ा थोड़ा अब दिखने लगा इन ग्राउंड। और इंडिया और चाइना दोनों की ट्रूप्स ने कंफर्म किया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो लद्दाख में है ना, तो घोघरा स्प्रिंग वाला जो रीजन है, वहाँ से जो दोनों की ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ कर चुकी हैं। दिस इंगेजमेंट हैज़ हैपेंड नाउ, है ना। तो लेट मी शो यू अ मैप अगेन। कल मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देख लो, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी पूछता है ऐसे सवालों को। तो सबसे पहले आपको पता रखना है, जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 1 जो है, PP1 जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, ये है काराकोरम पास वाला पॉइंट, ठीक है ना। काराकोरम पास आप देख लीजिए, वो PP1 याद रखेगा। फिर ये दौलत बेग ओल्डी रोड, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडिया ने शुरू किया था, जिसके बाद पूरा जो ये पूरा इशू है पेंगोंग वाला, ये शुरू हुआ था, ये दौलत बेग ओल्डी रोड से ही शुरू हुआ था। वहीं पर रोड का कंस्ट्रक्शन इंडिया करना शुरू कर रहा था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका नीचे जब आओ तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 आता है, जो गलवन वैली है। गलवन वैली जो है वो 14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ठीक है ना। एंड जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर के 13 है, दे आर इन द देपसांग सेक्टर। 10 से 13 तक के पेट्रोलिंग पॉइंट देपसांग सेक्टर में आते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है वो गलवन वैली, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 ये हॉट स्प्रिंग वाला रीजन है, द गोगरा हॉट स्प्रिंग, गोगरा हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो है वो आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन है। देन इसके अलावा आप नीचे जब आओगे तो आपको ये यहाँ पे ये आपको नदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो दिखेगा, है ना। ये फिंगर 4 वाला रीजन है। और यहाँ पे आपको फिर सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो दिखेगा। दिस इज द सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल नॉर्थ टू साउथ का एक ओवरऑल एनालिसिस है जो आपको दिमाग में रखना है अपने। जस्ट कीप इट इन माइंड। आप इसको अगर दिमाग में रखते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा मैं आपको दूसरा भी एक दिखा देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी रोड, यहाँ काराकोरम पास, फिर यहाँ पे आपका देपसांग प्लेन देखो बीच में आता है, 10 से 13 वाले पॉइंट में आता है। तो यहाँ पे आपका काराकोरम, फिर देपसांग प्लेन, फिर गलवन वैली, फिर हॉट स्प्रिंग, फिर नदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो, फिर सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो, ठीक है ना। ये आप याद रखेगा। दिस इज हाउ द नॉर्थ टू साउथ ऑफ दिस लद्दाख रीजन लुक्स लाइक, जो पेंगोंग वाला रीजन है, व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो लेट्स मूव अहेड नाउ।
यहाँ पे जो सेकंड न्यूज़ आपको दिख रही है वो है इलेक्शन कमीशन डीलिस्ट्स 86 पार्टीज डीम्स 253 इनएक्टिव। तो आपको पता होगा कि जो रिकॉग्नाइज करने का काम है, पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करने का काम है, वो है आपका इलेक्शन कमीशन का काम है। दैट इज़ द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन एनी पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days following the date of its formation as per the guidelines prescribed by the commission in exercise of the powers conferred under article 324। तो ये तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसको बनाया गया, उसको फॉर्मेशन हुई है तथा उसको पावर मिली है, ठीक है ना। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको फॉर्मेशन के 30 दिनों के अंतर्गत आपको इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, उसमें बहुत कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत 10,000 रुपये का एक ड्राफ्ट देना पड़ता है। इसके अलावा 100 लोग जो इलेक्टर्स हों उनके साइन होते हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग कंडीशंस हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं, वो आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी, लेकिन आपको चलो मैंने बता दिया है तो इसको दिमाग में बिठाल करके रखना आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप रजिस्टर होते हो तो दैट इज़ अंडर योर, एक तो इलेक्शन कमीशन आपको रजिस्टर करता है, दूसरा ये रजिस्ट्रेशन होता है सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो याद रखिएगा जो ये पूरा रजिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये गवर्न होता है सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत, ठीक है ना। देखो क्या है कि मैं न्यूज़ एनालिसिस जब करता हूँ तो मेरा एम ये रहता है कि मैं आपको यूपीएससी रेलिवेंट मटेरियल ही बताऊँ, आपको इधर फालतू की चीज़ें ना बताऊँ, है ना। मैं आपको थॉट ऑफ द डे और ये सब दे करके बोर नहीं करता हूँ, या फिर आपको थॉट ऑफ द डे ये सब तक आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए शायद हमारे वीडियोज़ को आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, टोटली सेपरेट थिंग, बट एनीवेज समटाइम्स इट फील्स रियली बैड टू सी कि जो लोग बिल्कुल घटिया कंटेंट दे रहे हैं, दे आर बीइंग लाइक्ड एंड दे आर बीइंग शेयर्ड। या तो फिर हम भी गाली देना शुरू करें वीडियोस में और वही कैमरे करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली पीपल विल एंजॉय दैट, है ना। बट ओके, दैट्स नॉट आवर एटीट्यूड इन टुवर्ड्स द न्यूज़ मेकिंग, बट एनीवेज आगे देख लेते हैं। टू बी क्लियर, इट इज़ नॉट एक और चीज़, जैसे कई लोग को लगता है कि इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बता दूं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, बट रजिस्टरिंग एज अ पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन हैज़ एडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसके अलावा सिम्बल्स और ये सारी चीज़ें अलॉटमेंट होती हैं, ये सारे आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होते हो, तो ठीक है ना। सो अदरवाइज यू विल जस्ट बी अ प्रेशर ग्रुप, यू विल नॉट बी अ पॉलिटिकल पार्टी। इन ऑर्डर टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी हैव टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वही फिर आपको सिंबल और ये सब अलॉट करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि जो कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर्ड होते हैं उनको प्रेफरेंस भी मिलती है कि उनको सिंबल्स अलॉट किए जाएँ, फ्री सिंबल्स मिले जाएँ, है ना, और इलेक्टोरल रोल और ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, मैं कुछ आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। पहला तो स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं, और दूसरा कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए जो कंडीशंस है वो 4 है। पहली कंडीशन है सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन एन असेंबली जनरल इलेक्शन। तो चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो आप बनोगे। पहली कंडीशन क्या है, सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, मतलब दोनों कंडीशन है, 6% वैलिड वोट्स भी जीतो आपको मिले, प्लस आप कम से कम 2 सीट्स असेंबली इलेक्शन में जीते हो। दूसरी कंडीशन है या तो 6% वैलिड वोट्स या फिर 1 सीट लोकसभा जनरल इलेक्शन में जीतो, है ना। तो या तो असेंबली की 2 सीट या फिर लोकसभा की 1 सीट। फिर तीसरी कंडीशन है विन एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट्स और एटलीस्ट 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन असेंबली जनरल इलेक्शन। अब अगर आपने जनरल इलेक्शन में या तो 3% सीट जीत ली या 3 सीट जीत ली, जो भी ज़्यादा होगा वो आपको जीतना होगा एक असेंबली इलेक्शन में, तब आपको स्टेट पार्टी बनाया जाएगा। एंड यू हैव टू विन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स फ्रॉम द स्टेट इन लोकसभा स्टेट जनरल इलेक्शन, ठीक है ना। तो यू शुड विन 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स फ्रॉम द स्टेट इन अ लोकसभा जनरल इलेक्शन, तो भी आपको स्टेट पार्टी बना दिया जाएगा। और पांचवी कंडीशन है यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन एन असेंबली और लोकसभा इलेक्शन।
तो अगर आपने 8% वोट जीत लिए, मतलब आपने सीट एक भी नहीं जीती लेकिन 8% वैलिड वोट्स आपको मिल गए, तो फिर आप रजिस्टर हो जाओगे स्टेट पार्टी के रूप में। इसके अलावा नेशनल पार्टी बनने के लिए जो कंडीशन है, 3 ही कंडीशन है। पहली है सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट इन असेंबली और लोकसभा जनरल इलेक्शन इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन अ लोकसभा जनरल इलेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। तो आपको यहाँ पे 2 कंडीशन है, 6% वैलिड वोट 1 या 4 स्टेट्स में, है ना, इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, 4 स्टेट्स कम से कम में आपको जीतने पड़ेंगे 6% सीट्स, या एंड इसके साथ नॉट या इसके साथ आपको 4 सीट्स जीतनी होगी लोकसभा जनरल इलेक्शन में, एक या स्टेट से जीतो या फिर चारों स्टेट से जीतो, ठीक है। फिर देन दूसरी कंडीशन है एटलीस्ट 2% ऑफ द लोकसभा सीट्स आप जीतो अगर लोकसभा जनरल इलेक्शन में, एंड दीज सीट्स हैव टू बी वॉन फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, है ना। 2% सीट्स आप जीतो लोकसभा इलेक्शन की, और ये 2% सीट्स आपको कम से कम 3 स्टेट से जीतनी है। एंड तीसरी कंडीशन है जो पार्टी है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट। अगर आप 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज हो स्टेट पार्टी के रूप में तो भी आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। इसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपको टीएमसी का नाम पता हो ना, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस को भी अभी नेशनल पार्टी बना दिया गया है, तो उसका रीज़न यही है कि वो 4 स्टेट्स में मतलब कि 4 स्टेट में स्टेट पार्टी है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा इसका एडवांटेज यही है कि आपको एक रिजर्व सिंबल मिल जाता है अगर आप नेशनल स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो तो। इसके अलावा आपको मतलब फ्री एयर टाइम मिलता है दूरदर्शन में, ऑल इंडिया रेडियो में। इलेक्टोरल रोल की कॉपीज़ आपको दी जाती है इलेक्शन के टाइम पे। ये सारी चीज़ें बेनिफिट है। अगली न्यूज़ है ईरान में अर्ज इंडिया टू रिस्टार्ट द ऑयल इंपोर्ट। तो ईरान जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई अब हमारा ऑयल लेना शुरू कर दो। इंडिया ने एक्चुअली ऑयल लेना बंद कर दिया था आफ्टर द प्रेशर फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका ने जब प्रेशर लगाया कि भैया जो ईरान है उसने JCPOA का उल्लंघन कर दिया, मतलब कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको कि ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, इसका उल्लंघन किया था जब ईरान ने, तो इंडिया को फिर मना किया गया कि भैया आप इससे मत लो, अदरवाइज़ आप हमारे दुश्मन हो जाओगे। तो न्यू दिल्ली ने डिसाइड कर दिया कि वो कैंसिल कर देगा जितने भी ऑयल इंपोर्ट्स हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ US सैंक्शंस, US के सैंक्शंस के डर से। लेकिन अब इब्राहिम राइसी जो है SCO समिट में इंडिया से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे, और वहाँ पर हो सकता है वो रिक्वेस्ट करें कि अब दोबारा से ऑयल का इंपोर्ट आप शुरू कर दो, ठीक है ना। तो दैट लेट्स सी कि किस तरीके से आगे बढ़ता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो जो भी है हम अच्छे से देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, एडिटोरियल 1 में आते हैं, वही है फॉर इंडिया द बज़वर्ड इज़ नाउ ऑल अलाइनमेंट। यहाँ पे ऑथर ने बात किया है कि जो हमारी पॉलिसी थी 1955 और 1961 के बाद, जो की थी द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था 1961 बेलग्रेड समिट के बाद से, तो ऑथर ने कहा कि देखो अब अगर हम एस जयशंकर जी की बात करें, एस जयशंकर आप सबको पता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो एस जयशंकर ने क्या बोला, बहुत अच्छे से उन्होंने एक चीज़ बोली कि अब हमारा नॉन अलाइनमेंट से हट करके नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ऑल अलाइनमेंट, ठीक है ना। ऑल अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट से हट करके ऑल अलाइनमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है लास्ट में ऑथर ने, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक टर्म है जो एस जयशंकर जी का भी टर्म है, वो ऑथर ने उसको किया है हेजिंग। हेजिंग इज़ द न्यू रूल ऑफ द गेम। पॉलिटिकल जो भी हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है उसमें हेजिंग इज़ द न्यू रूल ऑफ द गेम। ऑथर ने ये बोला है कि हेजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेजिंग का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है जैसे हेज फंड्स होते हैं ना, हेज फंड्स का मतलब क्या होता है कि आपने एक बास्केट बना दिया, एक आपने 2, 3, 4 अलग अलग टाइप के शेयर्स रख लिए। इसमें अगर लॉस भी होगा तो ये आपका फ़ायदा करेगा, इसमें अगर लॉस होगा तो ये आपका फ़ायदा करेगा। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट द प्रॉफिट एंड लॉस आप क्या करते हो, आप अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो। तो वो अब फॉरेन पॉलिसी का भी एक नया मॉडल बन चुका है हेजिंग, जिसमें ऑथर ने यही कहा है, एस जयशंकर जी ने भी कहा कि भैया अब वो टाइम हट गया कि हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। अब ऐसा टाइम आ गया कि हमको सबके साथ बराबर के रिलेशंस बना करके रखने हैं। इसी को ऑल अलाइनमेंट टर्म भी उन्होंने दिया है। ऑल अलाइनमेंट इसी को कहा है उन्होंने कि अब समय आ गया कि हम सबके साथ बराबरी के साथ सबके साथ सहयोग करें, सबके साथ बराबरी से जुड़ें। एंड अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वी आर लूजिंग अ लॉट इन दिस गेम, है ना। तो ऑथर ने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे अब इंडिया को बैलेंस करना है बिटवीन 2 ऑफ द ग्रुपिंग, जैसे एक SCO ग्रुपिंग है और एक ब्रिक्स ग्रुपिंग है। यहाँ पे रशिया और चाइना उसके साथ है। वहीं पे दूसरी ग्रुपिंग क्वाड है ना। अभी रिसेंटली क्वाड में भी वो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। नाउ दे हैव टू बैलेंस आउट विद द ब्रिक्स एंड SCO समिट। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि SCO की मेंबरशिप में उनको बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज से मिलने का मौका मिलेगा, जैसे जिनके साथ उनका काफ़ी इशू चल रहा है। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। तो
तो हो सकता है कि हम अब नॉर्मलाइज करने की तरफ आगे बढ़ें। पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस 2-3 साल से बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं है। इमरान खान ने कहा था ट्रेड नहीं होगा किसी भी प्रकार का इंडिया के साथ। इंडिया ने वहीं कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान सही नहीं करता है चीज़ों को, हम उसके साथ कोई डील नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा, दैट्स अ गुड थिंग। ऑथर ने वही कहा कि रशिया के साथ हम अभी तक बने रहे हैं, ना हमने उनके अगेंस्ट कभी वोटिंग की है, ना हमने उनके साथ कभी ऑयल इंपोर्ट अपना बंद किया है। इनफैक्ट जो ऑयल इंपोर्ट था रशिया के साथ वो हमने बढ़ा दिया है आफ्टर दिस पीरियड ऑफ यूक्रेन वॉर। इस पीरियड के बाद हमने और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है ना। वहीं पे दूसरी तरफ ऑथर ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक करते हैं तो अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, वहीं हम रशिया के साथ वॉस्टॉक एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ऑथर ने कहा कि हम सबके साथ बैलेंस बना के चल रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच इन द फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। तो वहीं कंट्रीज़ में 2 कंट्रीज़ और बचती हैं जिनके साथ रिलेशन अभी इतने नॉर्मलाइज नहीं है। एक हो गया चाइना, दूसरा पाकिस्तान। तो ऑथर ने कहा कि ये जो SCO समिट है, दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग द रिलेशन विद दीज कंट्रीज एज वेल, ठीक है ना। और ऑथर ने कहा कि भैया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नाम का समिट मिस किया था, जो कि चरण सिंह के बाद दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने नाम समिट या नॉन अलाइंड मूवमेंट नहीं अटेंड किया था। तो ऑथर का कहना है कि ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट से मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑल अलाइनमेंट। जो एस जयशंकर जी ने कहा उसी की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, ठीक है ना। नाउ ऑथर सेज दैट कि ये जो ईरान है इसके साथ भी इनको डील करना चाहिए। रशिया चाइना की बात तो हमने कर ली, ईरान के साथ जो ऑयल था इन्होंने लेना बंद कर दिया था ना। इंडिया की थोड़ा पॉलिसी फ्री भी होनी चाहिए। ऑथर ने वही कहा कि थोड़ा हमको फ्रीली डील करना चाहिए और अब हम चाहें तो ईरान के साथ भी ऑयल लेना शुरू करें, है ना, उनके साथ भी रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें। चाइना उनके साथ कर रहा है और अगर हमने नहीं किया तो वी विल लूज आउट अ लॉट इन दिस, है ना। तो वो सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ डिस्कस की है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग द पेटेंट इकोसिस्टम। ऑथर ने यहाँ पे एक बात कही कि भैया इंडिया में बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर पेटेंट इकोसिस्टम बने। मतलब पेटेंट इकोसिस्टम मतलब कि जो पेटेंट अप्लाई करने की प्रोसेस है वहाँ से लेकर के पेटेंट को या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या आप रिजेक्ट कर रहे हो, दोनों प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। पहले तो ईजी होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, उसमें जो हर्डल्स है वो ख़त्म होनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी उसमें ट्रबल्स आते हैं वो सारे दूर किए जाए। तो एक प्रॉपर पेटेंट इकोसिस्टम बने ताकि जो नए इनोवेशंस हैं उनको प्रमोशन किया जा सके। द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस कैन बी प्रमोटेड। ऑथर ने कहा कि 2014-15 के बाद से अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ पेटेंट फाइल्ड हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, है ना। लगभग आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा पेटेंट फाइल्ड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया कि पहले लगभग अगर हम 2014-15 की बात करें, 2014-15 में अगर देखें तो केवल 1000 से 500 से 800 से 1000 पेटेंट्स ही फाइल होते थे। लेकिन अभी हम 2021-22 में बात करें तो 4000-5000 पेटेंट जो हैं वो फाइल हो रहे हैं, ना। तो ये इंक्रीज देयर हैज़ a lot of increase in that, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ पेटेंट्स grew from 5186 in 2010-11 to 23,291 in 2019-20। तो अगर आप देखें तो जो पेटेंट्स के नंबर हैं वो 2010-11 में लगभग 5186 थे, वही पेटेंट्स के नंबर 2019-20 में 350% बढ़ करके 23,291 हो चुका है। तो नंबर ऑफ पेटेंट्स हैव इंक्रीज, द नंबर ऑफ पेटेंट फाइल्ड हैव इंक्रीज अ लॉट, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि पेटेंट्स जितने ज़्यादा फाइल करोगे उतना ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजिकल, उतना ज़्यादा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखता है। तो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ पुश इन द सॉफ्ट पावर। यह आपकी सॉफ्ट पावर को भी पुश प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट पावर को भी इंक्रीज करता है। दैट इज़ अनदर फैक्ट विच इज़ देयर। एंड ये न केवल आपकी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है बल्कि आपको टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एक एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि जो एफिशिएंसी है पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करने से लेकर के अप्रूवल या रिजेक्शन तक की, उस एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। द एफिशिएंसी ऑफ पेटेंट फाइलिंग टू पेटेंट एक्सेप्टेंस और पेटेंट रिजेक्शन दैट मस्ट बी इम्प्रूव्ड अ लॉट, है ना। उसमें जो टाइम लगता है वो रिड्यूस करना है, आपको सपोर्ट बढ़ाना है, डिजिटल करना है पूरी प्रोसेस को, स्ट्रीमलाइन करना है प्रोसेस को, सिंगल पॉइंट अप्रूवल, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट, ये सब आपका होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी प्रोसेस ईजी मानी जाएगी, ठीक है ना। एंड जो नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लगभग 50% का इंक्रीज देखने को मिला है द नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड में, है ना। इसके अलावा
मैंने ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 9(1) के अंतर्गत आता है ना। पेटेंट्स एक्ट है एक, ऑलरेडी पेटेंट्स एक्ट है। पेटेंट एक्ट के सेक्शन 9(1) के अंतर्गत जो पेटेंट्स हैं उनमें यहाँ पे हाँ सेक्शन 9(1) के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफ़िल की तो आपके फिर पेटेंट्स अबेंडन भी कर दिए जाते हैं। योर पेटेंट्स आर बीइंग अबेंडेंड एज वेल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अबेंडेंड पेटेंट एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ अबेंडेंड, अच्छा एक्चुअली ये आपको जो नंबर ऑफ ये जो था ना नंबर, ये अबेंडेंड एप्लीकेशंस का ही था, ये आप याद रखें। प्लीज़ मेक अ करेक्शन इन दैट डेटा। ये जो नंबर था 5186 से बढ़ करके 23291 है। तो ये सेक्शन 9(1) और सेक्शन 21(1) के तहत जो अबेंडेंड पेटेंट एप्लीकेशन है उनके नंबर है, ठीक है ना। तो ये प्लीज़ मेक दैट वन करेक्शन, डेटा में करेक्शन कर लीजिएगा बस, बाकी सब सही है। बस ये करेंगे नंबर ऑफ अबेंडेंड पेटेंट एप्लीकेशन, ये सेक्शन 9(1) के अंतर्गत आते हैं। अब ऑथर ने ये कहा कि भैया देखो जो अबेंडन हो रहे हैं पेटेंट एप्लीकेशन वो रीफाइल होने चाहिए, है ना। क्यों अबेंडन होते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है। तो ऑथर ने कहा कि इनको रीफाइल करने के लिए भी आपको देखना चाहिए, इनका थोड़ा ट्रैक भी करना चाहिए कि भाई क्या चीज़ मिसिंग थी, कौन सा डेटा मिसिंग था। सिर्फ ये लिख देना कि भैया इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, ये सही नहीं है। आपको बताना चाहिए कि क्या चीज़ मिसिंग है, उसके बाद आपको उसके तहत उसको कंप्लीट करवा करके दोबारा से फाइल करवाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर कोई दमदार पेटेंट है और आपका इस कारण से रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट की कमी है, उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट कि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो और वहाँ पर दोबारा फिर आप उसको एम्प्लॉय करवाएं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज की इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। इसके अलावा जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जो हमारे टॉप 10 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उनके जो नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन है वो 2 गुना बढ़ चुके हैं, 2 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स के आसपास हो चुका है ये डेटा बढ़ करके, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर एंड काफ़ी मतलब मोर देन डबल्ड इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑथर ने बात की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 80 इसमें लगभग पैरामीटर्स है, जिसमें से एक पैरामीटर है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, ठीक है ना। तो हमारा जो स्कोर है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। हमारी रैंकिंग हालांकि काफ़ी मतलब इंक्रीज़ हुई है ओवरऑल। अगर हम देखें तो हमारी रैंकिंग 2015 में 81 थी और 2021 में हमारी रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 थी। तो हमारी रैंकिंग तो इंप्रूव हो रही है, लेकिन हमारे जो कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे इंडस्ट्री एकेडमी एंड कोलैबोरेशन, ये हमको कुछ पैरामीटर्स को टारगेट करना होगा और उनमें अपनी रैंकिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो हमारा जो ये पेटेंट एटमॉस्फेयर है वो और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इंडियन पोर्ट्स एक्ट है 1908 का, बस आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट बता दूं। इंडियन पोर्ट्स एक्ट है 1908 का। इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है कहा जाता है कि अब ये टाइम के साथ मतलब कोहेरेंट नहीं है एंड टाइम के साथ इसको अब चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए इंडियन पोर्ट्स एक्ट इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को चेंज करने के लिए अभी 2021 में एक ड्राफ्ट बिल आया था, लेकिन फिर वो ड्राफ्ट बिल भी रिजेक्ट हो गया। अब 2022 का इंडियन पोर्ट एक्ट, इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 आ गया है, ठीक है ना। इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 जो कि इसको करेगा। ऑथर का कहना है कि भारत में 12 मेजर पोर्ट हैं और लगभग 212 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। और ऑथर ने कहा कि जो मेजर पोर्ट्स हैं वो तो आपकी यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, दे आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन, एंड नॉन मेजर पोर्ट्स जो आते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब कि दे आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के ही ओवर राइडिंग पावर्स रहते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के हालांकि ओवर राइडिंग पावर सेंटर के रहते हैं, लेकिन दोनों का ही कॉन्करेंट है तो दोनों के पास ही पावर रहता है। ऑथर ने कहा कि जो अभी 2021 में बिल आया था उसमें बेसिकली एक चीज़ कही थी कि एक बॉडी है जिसका नाम है MSDC, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। याद रखिएगा, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल 1997 में बनाई गई थी और बनाई गई थी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, मतलब कि ये ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखिएगा, राइट डाउन दिस फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके 1997 में एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई गई थी, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑथर का कहना है कि पिछले 25 साल में केवल 18 बार ये बॉडी मीट किया है, और लेकिन फिर भी 2021-22 का जो बिल आया है ड्राफ्ट बिल, उसमें कहा जा रहा है कि ये जो MSDC इसको एक स्टैट्यूटरी कम परमानेंट बॉडी बनाया जाएगा। तो ऑथर का एक क्रिटिसिज्म है कि भैया
क्यों आप इसको परमानेंट बॉडी बना रहे हो, क्यों आप इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना रहे हो। दोनों की ही ज़रूरत नहीं, इसकी रेलिवेंस देख के ही आप समझ सकते हैं कि पिछले 25 साल में केवल 18 बार इस बॉडी की मीटिंग हुई है ना। तो ये आपको बताता है कि ये बॉडी का इंपॉर्टेंस कितना है। तो ऑथर ने वही कहा कि जब इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है तो क्यों आप एक परमानेंट बॉडी और एक इस तरह से सेक्रेटेरिएट बनाना चाहते हो। दूसरा चीज़ ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट क्या कोशिश करे कि एमएसडीसी में एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रखने की, मतलब गवर्नमेंट चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर बना रहे और एमएसडीसी में, इसलिए वो उसने सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स को इंक्लूड कर दिया है और वोटिंग जो है फेवर में रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऑथर ने कहा कि ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, ऑथर ने कहा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो चाहे आप चाइना ले लो, चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे ये कंट्रीज ले, वहाँ पे लोकल म्यूनिसिपल लेवल पे जो है कंट्रोल वो ज़्यादा है, म्यूनिसिपल या लोकल लेवल पे ज़्यादा है। साथ ही वहाँ पे जो पोर्ट्स की हैंडलिंग है ज़्यादातर वर्क वहाँ के, जर्मनी हो चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, यहाँ पे म्यूनिसिपल लेवल पे हो रही है, लोकल अथॉरिटीज़ के पास पावर है। और दूसरा जो ऑपरेशंस हैं वो प्राइवेट बॉडीज़ के हाथ में है। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो इंडिया रख रहा है वैसी नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में नहीं है। तो ऑथर ने ये भी एक चीज़ है जो कि अपोज किया, क्रिटिसाइज़ किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। द फॉल इन द नेचुरल रबर प्राइजेज इन इंडिया, ऑथर ने कहा है कि भैया नेचुरल रबर का जो प्राइस है इंडिया में बिल्कुल घटता जा रहा है। और इससे जो केरला है, केरला वाला जो रीजन है, कल भी मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी, केरला में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब केरला वहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है और रबर का प्राइस, नेचुरल रबर का प्राइस घटता जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली इसका नुकसान तो होगा ही। अब यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया चाइना का, कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है वैसे, लेकिन चाइना में डिमांड चूँकि कम है, इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यू आर सीइंग दिस डिक्लाइन। इसके अलावा आप अगर देखो तो इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना। दूसरा ग्लोबल स्लो डाउन आपको देखने को मिल ही रहा है। चाइनीज़ डिमांड आपने देखा कि कम हो गई है। तो ये सारे रीजन है कि क्यों आपका रबर का प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। तो इंटरनेशनल ग्लोबली इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ग्लोबल स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको चाइना में डिमांड कम देखने को मिल रही है, ठीक है ना। चाइना इज़ कंज्यूमिंग नियरली 42% ऑफ द ग्लोबल वॉल्यूम। चाइना अकेले 42% ग्लोबल वॉल्यूम का कंज्यूम करे, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना में अगर डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा। इसके अलावा हमारी जो डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री है ना, ये ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री एंड देयरफॉर नए जो रबर है उसकी डिमांड ये कर नहीं रहे हैं। तो इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है रबर की, इसलिए नए उसकी डिमांड ये कर नहीं रहे हैं। तो दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ देयर। एंड इंडिया जो है करेंटली वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का एंड सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है ऑफ द नेचुरल रबर ग्लोबली। तो ये सारी कुछ डेटा हैं जो फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। एंड 40% ऑफ इंडियाज नेचुरल रबर कंजम्पशन इज करेंटली मेट थ्रू इंपोर्ट्स। हमारे इंडिया का 40% कंजम्पशन रबर का अभी भी इंपोर्ट्स के थ्रू होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब की डिमांड्स जो फार्मर्स उनकी ये है कि भैया जो लेटेक्स प्रोडक्ट्स आते हैं, लेटेक्स जो इसका कॉम्पिटिटर है रबर का, तो लेटेक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर आप एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ। इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ मतलब ये महंगे थोड़ा दिखेंगे तब जाकर के रबड़ बिकेगा। दूसरा आप ये देखो कि आप थोड़ा सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करो, यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करो। देन आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखनी चाहिए ताकि उनका लॉस ना हो, एक कैप प्राइस रखना चाहिए है ना, ताकि उनका लॉस ना हो। तो ये भी है, सब्सिडी को आप दो। देन इसके अलावा जो प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है उसके अंतर्गत सपोर्ट प्राइस जो है पर हेक्टेयर पर केजी एंड ऑल, इसको आप इम्प्रूव करो, इंक्रीज़ करो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग विच ऑथर सेज कि आपको करनी चाहिए। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स? बस आप एक चीज़ समझ लो कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। यूनियन गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो विंडफॉल टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स विच इज़ डिज़ाइंड टू टैक्स द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी विच आर डिराइव्ड बाय अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स। मतलब कई बार क्या होता है, कई कंपनीज़ को प्रॉफिट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू सम इमरजेंसी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो ऑयल के जो प्राइसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो अब ऑयल कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा। तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स के कारण या अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स के कारण जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो इस कारण से कई बार क्या होता है कि मतलब कि व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि यहाँ पे फिर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है वैसे टाइम में? ऑब्वियसली जो अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट है उसका थोड़ा सा शेयर गवर्नमेंट लेना चाहती है कि भैया हमको मिल जाए, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर डूइंग दैट। तो इस कारण से फिर उस पर टैक्स लगाते हैं एंड दैट टैक्स इज़ सम बेसिकली ट्रांसलेटेड इनटू दैट, एंड उसी कारण से फिर वो क्या करते हैं उस टैक्सेशन को लेते हैं, उसी को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। ये जो गेन होता है इसको विंडफॉल गेन बोलते हैं और उस टैक्स को विंडफॉल टैक्स बोलते हैं।
अगला टॉपिक है कॉग्निटिव डिसोनेंस। व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस? It is a theory, it is one of the theory which was influential theories of psychology. साइकोलॉजी की बहुत फेमस थ्योरी है साइकोलॉजी की, कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। ये 1957 में लियोन फेस्टिंगर ने प्रपोज की थी, याद रखिएगा। लियोन फेस्टिंगर इन 1957 प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? इट प्रपोजेस दैट इनकंसिस्टेंसी, याद रखिएगा, inconsistency between one's thoughts and behaviors would lead to an uncomfortable psychological और emotional tension। याद रखिएगा, अगर आपके thought और behavior में अंतर है, if there is a inconsistency between your thought and your behavior, then that would lead to an uncomfortable psychological or emotional tension। It will lead to an uncomfortable psychological and emotional tension, जिसको cognitive dissonance कहा जाता है। तो it creates tension in a group of individuals or a individual, है ना। और जब ये टेंशन आएगा तो व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन देम आइदर चेंजिंग द इनकंसिस्टेंट एलिमेंट, या तो वो इनकंसिस्टेंट एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करेगा टू रिड्यूस द डिसोनेंस, और एडिंग कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स टू रिस्टोर हारमोनी, या फिर वो कोशिश करेगा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो हारमोनी दोबारा से वापस आ जाए। तो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो अगर आपको रिजॉल्व करना है डिसोनेंस को, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो ऐसे एक्शन करेगा जिससे कि वो इनकंसिस्टेंसी हट जाए। तो अभी हमने क्या बोला, थॉट और एक्शन में अंतर है, तो क्या कर सकता है? देखो ये लिखो, वन कुड चेंज आइदर वन थॉट्स, या फिर वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। तो या तो अपने थॉट को चेंज करेगा एक्शन से मैच करने के लिए, या फिर अपने बिहेवियर को चेंज करेगा थॉट से मैच करने के लिए। तो इस तरीके से वो कर सकता है। 103rd अमेंडमेंट वॉज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक पिटीशन गया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया जो रिजर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक व्यू पॉइंट, दैट इज़ रॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, है ना। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए था। अब यहाँ पे इसको कहा गया कि ये जो मतलब कि क्या आप रिजर्वेशन को पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के रूप में थोड़ी स्टार्ट करोगे। तो इनका ये कहना है कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, रादर इट शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ मेजर टू undo the wrongs that have been done sociologically and historically and educationally backward classes के साथ। तो ऑथर ने वही कहा है कि यहाँ पे इसको पिटीशन को फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट विल लुक आफ्टर दैट, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इंडिया टू होल्ड G20 समिट इन 2023। इंडिया जो है 2023 में G20 समिट होल्ड करेगा। अच्छा, इसमें एक ट्रॉइका बनता है। ट्रॉइका मतलब कि जो करंट प्रेसिडेंट है, जो पास्ट प्रेसिडेंट है, और जो आपका करंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग जो प्रेसिडेंट्स है ना। तो जैसे इंडिया के केस में अभी इंडोनेशिया है, फिर इंडिया रहेगा फ्यूचर में, फिर ब्राज़ील भी होने वाला है इसके बाद, मतलब इंडिया रहेगा फिर ब्राज़ील होगा। तो इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील विल फॉर्म द ट्रॉइका। ये ट्रॉइका जो फॉर्म होगा वो इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील विल बी फॉर्मिंग, है ना। करंट इंडिया, फिर इंडोनेशिया प्रीवियस रहा होगा, और फिर आपका ब्राज़ील नेक्स्ट रहेगा। तो ये ट्रॉइका बनेगा। ये पहली बार है जब G20 में ये ट्रॉइका एक तीनों डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा है कि जो मेजर टॉपिक्स रहेंगे बात करने को, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म, ये सब, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रेजिलियंस, इकोनॉमिक क्राइम्स, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, इन सब के बारे में रहेंगे। वहीं जो हमारे इश्यूज़ हैं, ऑब्वियसली हमारे इश्यूज़ किसके साथ है? चाइना के साथ है। अभी रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो वो भी एक इशू रहेगा, किस तरीके से वो हैंडल होता है, को एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। 384 ड्रग्स ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। अब आपको थोड़ा सा मैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में बता दूं। एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है जो कि रिलीज़ की जाती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा, NPPA। आपके लिए सवाल ये है कि NPPA कब बना था, बस इतना आप मुझे बता देना। तो याद रखिएगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो बनाती है आपकी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, और वो सीलिंग प्राइस, एसेंशियल मेडिसिन की सीलिंग प्राइस फिक्स करती है कि कितने प्राइस से ऊपर आप इनको नहीं बेच
सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हमारे 1976 में पहली लिस्ट आई थी। 1976 में पहली लिस्ट आई थी, याद रखिएगा। इट फर्स्ट केम इन 1976। उसके बाद ये 2003 में भी आई थी, फिर 2015 में भी आई है ना। तो अलग अलग टाइम पे ये अपडेट होती रहती है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, नेशनल प्राइसिंग फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो इसको रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आई हैव टोल्ड यू दैट एज वेल, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1977। 76 की जगह आप इसको 77 लिख लो। 1977 में पहली बार पब्लिश हुई थी। और इसके बाद याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने भी इसको रिलीज़ किया था 1996 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने फिर बाद में रिलीज़ किया 1996 में। और इसके बाद ये 2003 में भी रिलीज़ हुई थी, फिर इसके बाद 2015 में रिलीज़ हुई। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट इट वुड बी रिवाइज्ड एवरी 3 years। बाद में डिसाइड किया गया कि हर 3 साल में रिवाइज किया जाएगा, है ना। और एनपीपीए वॉज प्रोमलगेटेड इन 2012। एनपीपीए को बनाया गया 2012 में, है ना। एक्ट को लाया गया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक्ट। तो ये लाया गया 2012 में टू फिक्स द प्राइस सीलिंग, इस प्राइस को फिक्स करने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डालने से पहले, तो कि उस मेडिसिन की एसेंशियलिटी क्या है। फर्स्ट फैक्टर इज एसेंशियलिटी, सेकंड फैक्टर इज डिसीज बर्डन कितना है, व्हाट इज़ द चेंजिंग डिसीज बर्डन ऑफ दैट डिसीज। देन उस मेडिसिन की एफिकेसी एंड सेफ्टी कितनी है, देन उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी है, एंड उसका फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब किसके साथ उसको लिया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि FDCs आर ओनली इंक्लूडेड इफ दे हैव अ प्रूवन एडवांटेज कंसर्निंग द थेरेपेटिक इफेक्ट। याद रखिएगा, सिंगल डोज मेडिसिन आर कंसीडर्ड फॉर इन NLEM। अगर आप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से इंक्लूड कर रहे हो तो फिर उसके एडवांटेज के बाद उसको यूज किया जाता है। अदरवाइज केवल आपको सिंगल डोज मेडिसिन को ही इंक्लूड करा है। इसके अलावा टर्नओवर भी एक फैक्टर होता है, तो याद रखिएगा टर्नओवर इज ऑल्सो अ फैक्टर। और एक ड्रग डिलीट कब होती है इस लिस्ट से, एक ड्रग तब डिलीट होती है जब या तो वो बैन हो जाए, है ना, या फिर उसका डिसीज बर्डन चेंज हो जाए, या फिर उससे ज़्यादा बेटर एफिकेसी की कोई दूसरी फेवरेबल मेडिसिन आ जाए। तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं अगर आपको डिलीट करनी है इस लिस्ट से, तो ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट विल हियर द पिटीशन ऑफ BCCI टर्म। तो BCCI के जो ऑफिस बियरर्स हैं, अभी एक चेंज किया गया था, RML लोढ़ा कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन के बाद कहा गया था कि कूल ऑफ पीरियड होगा 3 साल का, ठीक है ना। तो अभी जो कंडीशन है वो ऐसी कि एक टर्म के बाद वो 3 साल का कूल ऑफ पीरियड ज़रूरी है। एंड लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है कि ये एक बार में ही के बाद ही जो 3 साल का पीरियड है ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, इसको देखा जाएगा, चेंज करने की कोशिश की जाएगी। तो लेट्स सी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।